हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाके पार्ट 1 देख लें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, इसको हम लोग आज डिफाइन करेंगे। के सी, के पी, के एक्स। सी जो है डिनोट कर रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म में क्या होगा, ये हम लोग डिफाइन करेंगे। सिमिलरली केपी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या होगा। सिमिलरली के एक्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन क्या होगा। के सी, के पी और के एक्स। तो इसके लिए सबसे पहले लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का जो एक्टिव मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसी भी रिएक्शन का रेट। अब जो है एक्टिव मास क्या होता है, तो एक्टिव मास तो एक्चुअली में डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, लेकिन एक्टिव मास का न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कंसंट्रेशन टर्म के इक्वल होता है, मतलब मोलेरिटी के इक्वल होता है। तो एक्टिव मास को हम लोग मोलेरिटी लेते हैं, मतलब कंसंट्रेशन। मतलब आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्चुअली में एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन एक्टिव मास का न्यूमेरिकल वैल्यू कंसंट्रेशन के इक्वल होता है, मोलरिटी के इक्वल। तो जो हम लोग केसी, केपी, केएक्स डिफाइन करेंगे तो उसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख देंगे। जैसे कोई भी जनरल बैलेंस्ड रिवर्सिबल रिएक्शन है, ए प्लस बी और इससे सी टाइम्स सी प्लस डी टाइम्स डी बनता है। मतलब ए मोल ए का रिएक्ट करता है बी मोल बी के साथ, तो सी मोल सी का बनता है और डी मोल डी का बनता है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो डबल एरो होगा। तो इस केस में क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन ये वाला है, ए प्लस बी से सी प्लस डी बनता है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट आपका ए और बी है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है इसका पावर होगा, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर बी होगा। मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर बी। तो आप इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू सम कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को केएफ नाम देते हैं, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन केएफ को बोलते हैं। तो आर एफ इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू केएफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर बी। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए सी और डी जो है ये आपका रिएक्टेंट है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ सी और डी है रिएक्टेंट बैकवर्ड के लिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर डी। तो ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके। अब फिर से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर डी, जहाँ पे इस कांस्टेंट का नाम के बी होगा, जिसको कि रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। तो आर बी इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर डी, जहाँ पे के एफ एंड के बी आर रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एंड इट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और ये के एफ और के बी जो है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है बैकवर्ड रिएक्शन। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ से के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर बी इक्वल टू के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर डी। तो यहाँ से के एफ अपॉन के बी का जो वैल्यू आता है वही आपका के सी हो जाएगा, ठीक है। तो के एफ अपॉन के बी क्या होगा, सोल्व कीजिए। तो के एफ अपॉन के बी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सी रेस टू द पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी रेस टू द पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए रेस टू द पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी रेस टू द पावर बी। अब इसमें इक्यू क्या लिखा हुआ है, तो एक्चुअली में ये कब होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा। तो इक्यू वही है कि जब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा ए प्लस बी से सी प्लस डी, ये इस तरह से,
ए टाइम्स है। तो इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन होगा, ये जब इक्विलिब्रियम रीच कर लिया तो उस टाइम जो ए का कंसंट्रेशन होगा वही हम बोल रहे हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम। इस कंडीशन में तो इक्विलिब्रियम रीच हो चुका है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। तो वही सारा कंसंट्रेशन जो है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होगा, मतलब जो भी कंसंट्रेशन है सी का वो इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन है वही है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम की पावर सी, सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम की पावर बी। क्योंकि रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है, तो उस टाइम ए का क्या कंसंट्रेशन होगा, उसी की पावर ए होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम की पावर ए, सिमिलरली बी, सिमिलरली सी, सिमिलरली डी। और ये के एफ अपॉन के बी जो है, इसी को हम लोग एक कांस्टेंट केसी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के टर्म में है तो इसलिए केसी। तो ये आपका रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाता है के एफ अपॉन के बी। तो यही केसी है, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम की पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम की पावर बी। तो ये केसी हो गया। मतलब सिंपल ध्यान रखिए कि a प्लस बी से c प्लस डी है, तो c इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जितना होगा उतना की पावर इंटू d इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जितना होगा उसका पावर कर दीजिए सबका कंसंट्रेशन का अपॉन रिएक्टेंट साइड में जितना है सबका कंसंट्रेशन और उस पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर, वो आपका kc हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट केपी। तो केपी के लिए क्या करेंगे कि जहां जहां कंसंट्रेशन है सबको प्रेशर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो केपी इक्वल टू होगा प्रेशर ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम की पावर से इंटू प्रेशर ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम की पावर डी अपॉन यहाँ भी प्रेशर ही होगा, तो प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम की पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम की पावर बी। तो जितना टर्म है सबको कंसंट्रेशन के जगह प्रेशर ले लीजिए, तो केसी जो है वो केपी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब केपी निकालना होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो उसमें आप प्रेशर लीजिएगा इक्विलिब्रियम पे हर एक स्पेसीज का और सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट का पावर लगा दीजिएगा, तो वो आपका केपी हो जाएगा। समटाइम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर व्हेन एटलीस्ट वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज इन गैसियस स्टेट। तो कभी कभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है पार्शियल प्रेशर के टर्म में भी एक्सप्रेस होता है, लेकिन इसके लिए कम से कम एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है गैसियस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि अगर गैसियस स्टेट में नहीं रहेगा तो प्रेशर आप लिक्विड या फिर सॉलिड का थोड़ी ना निकाल पाइएगा, गैस का ही प्रेशर होगा। तो एटलीस्ट एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है गैसियस स्टेट में होना चाहिए ताकि हम उसका प्रेशर मेजर कर सकें। तो वही है केपी इक्वल टू प्रेशर ऑफ सी की पावर सी इंटू प्रेशर ऑफ डी की पावर डी अपॉन प्रेशर ऑफ ए की पावर ए इंटू प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। और ये सारा प्रेशर एट इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ इक्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इक्विलिब्रियम पे सी का क्या प्रेशर होगा वही प्रेशर ऑफ सी की पावर सी हो जाएगा। सिमिलरली इक्विलिब्रियम पे डी का क्या प्रेशर होगा, सिमिलरली इक्विलिब्रियम पे ए और इक्विलिब्रियम पे बी का क्या प्रेशर होगा। तो प्रेशर के टर्म में जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखिएगा तो वो केपी कहलाएगा, जहां पे पी ए क्या है, ए का प्रेशर, यही तो पार्शियल प्रेशर कहलाता है। जैसे एक कंटेनर में ए प्लस बी ये रिएक्शन करके सी प्लस डी बनाया, तो ए बी सी डी का मिक्सचर है, तो टोटल प्रेशर तो अलग होगा। टोटल प्रेशर तो हो जाएगा प्रेशर ऑफ ए प्लस प्रेशर ऑफ बी प्लस प्रेशर ऑफ सी प्लस प्रेशर ऑफ डी, लेकिन ए जितना प्रेशर एग्जर्ट करता है यही तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए होगा, या फिर आप बोल सकते हैं प्रेशर एग्जर्टेड बाय ए। मतलब इक्विलिब्रियम पे ए कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वही पार्शियल प्रेशर कहलाता है। ये पार्शियल प्रेशर के टर्म में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है केपी जो है, तो वही एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ ए इंटू आर टी अपॉन वी, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, क्योंकि नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में अगर होगा तो ये आपका मोलरिटी हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए आर टी, या फिर प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू प्रेशर ऑफ मिक्सचर। मतलब टोटल प्रेशर जितना होगा उसको मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ए का प्रेशर आ जाएगा,
ये हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के टाइम बता चुके हैं और ये फॉर्मूला भी वही बताए हैं। और नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो मोलरिटी होता ही है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर टी, प्रेशर ऑफ ए हो जाएगा। सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर टी। सिमिलरली प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू आर टी। सिमिलरली प्रेशर ऑफ डी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डी इंटू आर टी। तो जब आप पीसी पीडी पीए पीबी को कंसंट्रेशन ऑफ दैट एलिमेंट इंटू आर टी इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो केपी और केसी में रिलेशन आ जाएगा, क्योंकि केसी जो है कंसंट्रेशन के टर्म में ही रहता है। वो अभी हम वैल्यू रख के बता देंगे, उससे पहले कुछ पॉइंट है उसको ध्यान रखिए। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एंड Kp ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो ये जो Kc और Kp है ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्री क्या है इस बात पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और Kp डिपेंड करता है, ठीक है। इसके बाद और एक पॉइंट है, अनदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kx कैन आल्सो बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन एज फॉलो। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, तो इसलिए इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखे हैं, एक्स मतलब मोल फ्रैक्शन। तो इसका फॉर्मूला में आप जितना भी प्रेशर है उसके जगह मोल फ्रैक्शन लिख दीजिए। तो Kx इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ C रेज टू द पावर C इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ A रेज टू द पावर A इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B रेज टू द पावर B। तो ये आपका इस तरह से Kx हो जाएगा। इस तरह से Kx तो डिफाइन कर दिए, लेकिन ये धोखेबाज रहता है, ठीक है। जनरली हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc और Kp के टर्म में ही लिखते हैं। Kx धोखेबाज बनता है, क्योंकि जब आप प्रेशर चेंज कीजिएगा तो Kx का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेशर चेंज करने से मोल फ्रैक्शन जो है हर एक एलिमेंट का चेंज हो जाएगा, तो इस कारण से Kx चेंज हो जाता है, जबकि टेम्परेचर अगर सेम है तो Kx चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसका यूज हम लोग बहुत ही कम करते हैं, जब Kp और Kc से काम ना चले तभी Kx का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में यूनिट का क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि N2 और H2 गैस जो है इक्विलिब्रियम में है अमोनिया के साथ, ठीक है, और Kc फॉर द रिएक्शन इज सम वैल्यू इनटू लीटर पर मोल, मतलब Kc का यूनिट दिया हुआ है लीटर पर मोल। कहने का मतलब 1 अपॉन मोलेरिटी, 1 अपॉन मोल पर लीटर हो जाएगा। 1 अपॉन मोलेरिटी यही तो होता है, मोल पर लीटर, तो यूनिट हो जाता है लीटर पर मोल, मतलब 1 अपॉन कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो रिएक्शन क्या हो रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए N2 प्लस 3H2 से ट्वाइस अमोनिया बनेगा। तो यहाँ पे तो कंसंट्रेशन का स्क्वायर मतलब मोल स्क्वायर अपॉन यहाँ कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन का क्यूब अपॉन मोल की पावर 4, मतलब अगर ये रिएक्शन रहता तो आपका यूनिट होता 1 अपॉन मोल स्क्वायर, मतलब ये रिएक्शन नहीं है बैलेंस रिएक्शन, तो हाफ कर दीजिए। तो 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 इससे 2/2 मतलब NH3 बन रहा है। तो इस केस में क्या होगा, यूनिट हो जाएगा NH3 के कारण मोलेरिटी अपॉन मोलेरिटी की पावर 3/2 इंटू मोलेरिटी की पावर 1/2 मतलब मोलेरिटी का स्क्वायर, तो मोलेरिटी अपॉन मोलेरिटी स्क्वायर, तो 1 अपॉन m। तो ये यूनिट आ रहा है Kc का, मतलब यही बैलेंस रिएक्शन है 1/2 N2 प्लस 3/2 H2 से अमोनिया। तो अगर Kc का यूनिट दिया हुआ है या Kp का यूनिट दिया हुआ है तो बैलेंस रिएक्शन कौन सा है ये आप बता सकते हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री चेंज होगा तो Kc Kp ये सब चेंज हो जाता है, सिमिलरली यूनिट भी चेंज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है SO2 एंड O2 गैस आर इन इक्विलिब्रियम विद SO3 गैसेस, Kp फॉर द रिएक्शन इज ATM, फाइंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो SO2 प्लस हाफ O2 इससे SO3 बन रहा है, और Kp का जो यूनिट है वो ATM है,
तो रिएक्शन कौन सा होगा? सारा गैसेस है, SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है और SO3 भी गैस है। तो देखिए यहाँ पे SO3 की पावर 1 मतलब प्रेशर ऑफ SO3, ATM की पावर 1 तो ATM अपॉन यहाँ SO2 में अपोन में ATM इंटू ATM की पावर 1/2, मतलब यहाँ पे 1 अपॉन ATM की पावर 1/2 आ रहा है। तो ये रिएक्शन उल्टा होगा, तभी ATM ऊपर जाएगा, मतलब SO3 इससे बनेगा SO2 प्लस हाफ O2। अब देखिए ATM इंटू ATM की पावर 1/2 अपॉन SO3 के कारण ATM आएगा, तो ATM की पावर 1/2 आ रहा है, तो क्या होगा? रिएक्शन को डबल कर दीजिए, तो ट्वाइस SO3 से SO2 सॉरी यहाँ ट्वाइस हो जाएगा और प्लस O2, मतलब ATM की पावर 2 SO2 के कारण, तो ATM स्क्वायर इंटू यहाँ 1 O2 है इंटू ATM, तो ATM क्यूब अपॉन SO3 का स्क्वायर, प्रेशर ऑफ SO3 का, तो अपॉन ATM स्क्वायर। तो इस तरह से ATM क्यूब अपॉन ATM स्क्वायर, तो ATM आ जाएगा आपका यूनिट। तो SO2 और O2 SO3 के साथ जब इक्विलिब्रियम में रहेगा तो ये वाला जब रिएक्शन रहेगा ट्वाइस SO3 से ट्वाइस SO2 प्लस O2 बनेगा, तो उस केस में जो Kp आएगा उसका यूनिट ATM रहेगा। ठीक है, तो रिएक्शन आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर Kp Kc का यूनिट दिया हुआ रहे तो। इसके बाद जो है Kp Kc और Kx में रिलेशन बिटवीन Kp Kc एंड Kx। तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन जी, और ये जो है इक्वल टू Kx इंटू P टोटल की पावर डेल्टा एन जी। अब ये जो है डेल्टा एन जी ये क्या है? तो ये है चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस एलिमेंट, मतलब गैसियस एलिमेंट में कितना चेंज हुआ नंबर ऑफ मोल का अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, मतलब पहले से कितना मोल गैस का था और जब प्रोडक्ट बन गया तो फाइनली कितना मोल गैस का है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन। अब ये आया कहां से? ये जो है Kp इक्वल टू Kc RT डेल्टा Ng, तो Kp इक्वल टू जो ये है Kp इक्वल टू प्रेशर ऑफ C की पावर C इंटू प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन प्रेशर ऑफ A की पावर A इंटू स्मॉल a इंटू प्रेशर ऑफ B की पावर B। इसमें जो है आप प्रेशर ऑफ C इक्वल टू रखिए कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT, तो इसका पावर C होगा। सिमिलरली प्रेशर ऑफ D की जगह कंसंट्रेशन ऑफ D इंटू RT की पावर D होगा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू RT की पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू RT की पावर B होगा। सिमिलरली प्रेशर ऑफ C इक्वल टू क्या होता है? टोटल प्रेशर P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ C। सिमिलरली प्रेशर ऑफ D होगा P टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ D। तो सब इस टर्म में लिखिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो देखिए Kp इक्वल टू ये रखिएगा प्रेशर ऑफ C एट इक्विलिब्रियम की पावर C इंटू प्रेशर ऑफ D एट इक्विलिब्रियम की पावर D इंटू प्रेशर ऑफ A एट इक्विलिब्रियम की पावर A। अब प्रेशर ऑफ C इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CRT, प्रेशर ऑफ D इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ DRT, कंसंट्रेशन ऑफ ART, कंसंट्रेशन ऑफ BRT। अब यहां से RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B हो जाएगा। ठीक है, और कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B, ये जो है Kc हो जाएगा। तो Kc इंटू RT की पावर C प्लस D माइनस A प्लस B, ये ब्रैकेट में मतलब माइनस A माइनस B होगा। ठीक है, इसी को तो हम लोग डेल्टा एंड गैसियस बोल रहे हैं,
नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। डेल्टा एन गैसियस इज नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। जी मतलब गैसियस, गैसियस मतलब टोटल गैस का कितना मोल में चेंज आया, मतलब रिएक्टेंट में कितना मोल गैस का था और जब प्रोडक्ट बना तो कितना मोल गैस का है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। गैसियस मोल का आप डिफरेंस लीजिएगा, सॉलिड लिक्विड का नहीं, ठीक है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर जो है गैस का ही होता है, तो सॉलिड का तो प्रेशर ही नहीं होगा, तो वो वाला तो टर्म ऐसे भी आएगा ही नहीं केपी में, तो वो वाला टर्म ही नहीं आएगा तो उसका पावर कहाँ से आएगा, और उसका जब पावर ही नहीं आएगा तो वो ना तो ऐड होगा ना सबट्रैक्ट होगा। सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर होगा नहीं, वो आप मेजर नहीं कर सकते हैं। लिक्विड का प्रेशर हम लोग अलग मेथड से मेजर करते हैं, जब जितना लिक्विड में नीचे जाते हैं, अगर एच हाइट नीचे जाते हैं तो प्रेशर जो है रो जी एच से इंक्रीज हो जाता है। ये हम लोग देखे थे, बैरोमीटर वगैरह से हम लोग लिक्विड का प्रेशर मेजर किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो सब नहीं होगा तो वो वाला टर्म ही नहीं आएगा, तो वो टर्म नहीं आएगा तो इसलिए उसका ना तो एडिशन होगा ना सब्सट्रैक्शन होगा, इसलिए डेल्टा एन गैसियस आता है। सिमिलरली प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ तो मोल फ्रैक्शन वाला जितना टर्म है उससे तो kx आ जाएगा इंटू पी टोटल, इसका पावर सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी होगा, तो ब्रैकेट में प्लस भी होगा जो कि डेल्टा एन गैसियस होगा। तो इस तरह से Kp इक्वल टू के सी आर टी रेस टू द पावर डेल्टा एन जी और Kp इक्वल टू के एक्स इंटू पी टोटल की पावर डेल्टा एन गैसियस। तो इस तरह से Kp Kc और Kx आपस में रिलेटेड है। इसके बाद जो है ये वाला पॉइंट तो हम बता ही चुके हैं कि जनरली Kx को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं मानते हैं, क्योंकि ये प्रेशर के साथ वेरी कर जाता है, जबकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वेरी नहीं करना चाहिए प्रेशर वेरी करने से, ठीक है। Kx को कांस्टेंट रहना चाहिए था अगर प्रेशर चेंज करते हैं तो, कहने का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोल फ्रैक्शन के टर्म में है तो ये चेंज हो जाता है प्रेशर चेंज करने से, इसलिए इसको हम लोग जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल है, इसमें आपको डेल्टा एन गैसियस बताना है कि कितना चेंज इन गैसियस प्रोडक्ट गैसियस मोल हुआ है। तो N2 प्लस 3H2 से ट्वाइस NH3 बना है, तो इसका डेल्टा एन गैसियस क्या होगा, डेल्टा एन गैसियस हो जाएगा 2 माइनस 4। पहले से 4 मोल गैस का था, 1 मोल N2 और 3 मोल H2, और बाद में 2 मोल बना, तो 4 में से 2 ही बना है, तो -2 होगा डेल्टा एन गैसियस, तो -2 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। नेक्स्ट SO3 से SO2 प्लस हाफ O2, तो 1 प्लस 1/2, तो प्रोडक्ट में गैसियस मोल है 3/2 और रिएक्टेंट में है 1, तो डेल्टा एन गैसियस होगा 1/2। मतलब पहले से 1 मोल था, बाद में 1.5 मोल बन गया, तो 0.5 मोल इंक्रीज हुआ, तो चेंज कितना का आया, 0.5 का। सिमिलरली N2 प्लस O2 से ट्वाइस NO, तो इसका डेल्टा एन गैसियस क्या होगा, 2 माइनस 1 माइनस 1, तो ये 0 होगा। पहले भी 2 मोल था, बाद में भी 2 मोल ही है गैस का, तो कोई चेंज नहीं आया। नेक्स्ट CaCO3 गैस से CaO गैस प्लस CO2 गैस, तो डेल्टा एन गैसियस होगा 1 प्लस 1 माइनस 1, 1। पहले से 1 मोल CaCO3 का था, यहाँ पे लिखा हुआ है ये गैस फॉर्म में, ठीक है, तो इसको सॉलिड नहीं मानना है। ऐसे जनरली रूम टेम्परेचर पे CaCO3 सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ गैस लिखा हुआ है, तो डेल्टा एन गैसियस 1 होगा। 1 मोल पहले से था, बाद में 1 मोल CaO गैस बना और 1 मोल CO2 गैस बना, तो 2 मोल बन गया, तो चेंज कितना का हुआ, 1 से 2 मोल बना, तो 1 मोल का चेंज आ गया, तो डेल्टा एन गैसियस 1 होगा। तो हमेशा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्शन, तो रिएक्शन का जो स्टोइकियोमेट्री रहता है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री की पावर ही आता है Kp Kc Kx में, इसलिए स्टोइकियोमेट्री को नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसको लिख दीजिए ट्वाइस SO3 और इससे ट्वाइस SO2 प्लस O2, तो इस केस में डेल्टा एन गैसियस हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2, 1 होगा। रिएक्शन एक ही है लेकिन स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गया बैलेंसिंग का, तो डेल्टा एन गैसियस भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगले लेक्चर में
केपीकेसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।